बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11 की मैथमेटिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.6 को। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 तीनों सवाल हमारे पास एक ही तरह के हैं। तो तीनों सवाल करवाने से अच्छा मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 2 करवा देता हूँ। उससे इंशाल्लाह जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है फाइंड द 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस हमारे पास है 1 प्लस आयोटा 2 4 ओवर 1 प्लस आयोटा। हमने इसकी 11th टर्म को हमने फाइंड करना चाहिए। ये सीक्वेंस हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। कैसे पता चलेगा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस? एक तो आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कि फाइंड द 11th टर्म या फाइंड द थर्ड टर्म और फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। या फिर आप देख सकते हैं कि अगर कॉमन रेशियो सेम है, किसी भी टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करें, जैसे 2 को मैं प्रीवियस टर्म से डिवाइड करूंगा 2 ओवर 1 प्लस आयोटा आएगा। इसी तरह इस टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करूंगा तो 4 और 2 कैंसिल आउट होंगे, तो इनकी कॉमन रेशियो भी 2 ओवर 1 प्लस आयोटा आ जाएगी। यानी इन दोनों की और इन दोनों की कॉमन रेशियो सेम आ रही है। जब भी कॉमन रेशियो सेम होती है आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के मुताबिक हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के फॉर्मूले को यूज करते हुए 11th टर्म को फाइंड करेंगे। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की nth टर्म का फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला साइड में लिख देता हूं मैं। an is equal to a r raised power n minus 1। ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की nth टर्म का फॉर्मूला है, जिसमें a आपके पास फर्स्ट टर्म है, r आपके पास कॉमन रेशियो है और n आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। तो an क्या डिनोट कर रहा है? nth टर्म को। ओके, तो nth टर्म के मुताबिक इस फॉर्मूले को देखते हुए हम देखेंगे कि हमें कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए। हमें एक तो n चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें 11th टर्म फाइंड करनी है, तो उसके मुताबिक n हमारे पास क्या है? 11। उसके बाद हमें a चाहिए। a1 लिखा हो या सिंपल a लिखा हो, इसका मतलब फर्स्ट टर्म है। तो सीक्वेंस में देखिए फर्स्ट टर्म आपको क्या गिवन है? a गिवन है 1 प्लस आयोटा। उसके बाद हमें r चाहिए। r क्या है? कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? किसी भी टर्म को प्रीवियस टर्म के साथ डिवाइड करना है, तो कॉमन रेशियो को हम क्या करेंगे? 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। अगर हम इन दोनों को भी डिवाइड करेंगे तो इनकी कॉमन रेशियो भी 2 ओवर 1 प्लस आयोटा ही आएगी। आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। तो नाउ हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? a r s पावर n माइनस 1। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। a n हमारे पास 11, a फर्स्ट टर्म हमारे पास है 1 प्लस आयोटा इनटू r हमारे पास है 2 ओवर 1 प्लस आयोटा होल पावर n माइनस 1। n क्या है? 11 माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास 11th टर्म है, लेकिन इसको हम सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। तो सिंपलीफिकेशन करते हैं। 1 प्लस आयोटा एज इट इज, दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं तो दोनों की पावर अलग अलग कर सकते हैं। 11 माइनस 1 2 रेज़ पावर 10 अलग कर देंगे एंड 1 प्लस आयोटा होल पावर 10 अलग कर देंगे। ठीक है, 1 प्लस आयोटा एज इट इज, 2 रेज़ पावर 10 अलग। अच्छा, अब एक चीज याद रखिएगा, आपके पास 1 प्लस आयोटा हो या 1 माइनस आयोटा हो और पावर आपकी 2 से बड़ी है, तो इसको आप 2 के साथ अलग करके, पावर को 2 के साथ अलग करके आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। उससे क्या होगा? ये बहुत सिंपलीफाइड फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। जैसे होल पावर 10 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर होल पावर 5। दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होकर दोबारा 10 आती है। मैंने इसको 2 के साथ इसलिए अलग किया है क्योंकि इसको मैं आसान तरीके से ऐसे ही सिंपलीफाई कर सकता हूँ। 2 रेज़ पावर 10 अलग, 1 प्लस आयोटा एज इट इज। ठीक है, a प्लस b होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन करेंगे। 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 1 इनटू आयोटा और होल पावर क्या है हमारे पास? 5। 2 रेज़ पावर 10 एज इट इज, 1 प्लस आयोटा एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1, 2 1 इंटू आयोटा 2 आयोटा होल पावर 5। 2 रेज़ पावर 10 एज इट इज, 1 प्लस आयोटा एज इट इज। ओके, जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा ये माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास? 2 आयोटा होल पावर 5। 2 रेज़ पावर 10 एज इट इज, 1 प्लस आयोटा एज इट इज। अगेन दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मैं दोनों की पावर अलग अलग कर सकता हूँ। 2 रेज़ पावर 5 अलग, आयोटा रेज़ पावर 5 अलग। ठीक है, अब देखें हमने पढ़ा जब भी बेसिस सेम के साथ वैल्यूज डिवाइड हो रही हो तो आप दोनों की पावर को माइनस कर सकते हैं। जैसे ये 2 रेज़ पावर 10 है, ये 2 रेज़ पावर 5 है, तो मैं दोनों की पावर को माइनस करता हूँ। 10 5 ऊपर जाके 10 के साथ माइनस हो जाएगा। ये
1 प्लस आयोटा एज इट इज। ठीक है, अब ये आयोटा 5 है, आयोटा 5 को जैसे हम छोटी क्लासेस में सिंप्लीफाई करते थे वैसे ही करेंगे, यानी आयोटा 5 को आयोटा स्क्वायर के साथ सिंप्लीफाई करेंगे। अब आयोटा स्क्वायर के साथ सिंप्लीफाई करने के लिए पावर इवन होनी चाहिए, जबकि पावर यहाँ पे ओड है, तो पहले मैं इसको 5 से नियरेस्ट छोटी इवन पावर में कन्वर्ट कर देता हूँ, यानी आ जाएगा आयोटा 4 इंटू आयोटा। अब आयोटा 4 को मैं आयोटा स्क्वायर के साथ आसानी से सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। टू रेज़ पावर 10, सॉरी ये हो जाएगा 10 माइनस 5 टू रेज़ पावर 5 1 प्लस आयोटा एज इट इज। आयोटा 4 को लिख सकता हूँ मैं आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर और ये आयोटा एज इट इज। टू रेज़ पावर 5 1 प्लस आयोटा एज इट इज। देखिए आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो माइनस पावर इवन एज इट इज, टू रेज़ पावर 5 1 प्लस आयोटा एज इट इज। पावर इवन है तो -1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू आयोटा आयोटा आ जाएगा। अब हमने पढ़ा कि डिनोमिनेटर में आयोटा वाला एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए, ठीक है। जब भी आयोटा वाला एक्सप्रेशन आएगा तो इसको हम इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, इसी की कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से यानी माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा, ठीक है। अगेन इसको मल्टीप्लाई करने सिंप्लीफाई कर लें, ये माइनस आयोटा से साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 रेज़ पावर 5 और आयोटा को मैं इन दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, आयोटा इंटू 1 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा, सॉरी ये माइनस हमने स्टार्ट में लिखा हुआ ना, आयोटा स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय हो जाएगा माइनस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। दोबारा देख लें, ये जो माइनस था हमारे पास, ये माइनस तो मैंने स्टार्ट में लिख लिया, सिर्फ आयोटा को मैंने अंदर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस आयोटा को मैंने मल्टीप्लाई किया, और ये आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर और ये माइनस एज इट इज, ठीक है। 2 रेज़ पावर 5 आयोटा एज इट इज, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो जब इसकी मैं वैल्यू पुट करूंगा तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और ये अगेन आयोटा स्क्वायर होता है -1, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे हमारे पास, ये आ जाएगा, ये इसको ऐसे ही रहने दें 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1, डिनोमिनेटर में 1 लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। ये आपका आंसर, ये आपके पास है 11th टर्म, डिनोमिनेटर में 1 लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हमने की है, उसको हम ठीक कर लेते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था कि मैं सिर्फ माइनस ये एज इट इज सिर्फ आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई किया था, तो ये प्लस एक एज इट इज, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर की जब वैल्यू पुट करेंगे तो आयोटा स्क्वायर की वजह से ये -1 हो जाएगा, ठीक है। अब बेशक अब आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस आयोटा माइनस आयोटा हो जाएगा, और यहाँ पे अब 2 रेज़ पावर 5 की जगह 2 रेज़ पावर 5 होता है 32, आप 32 पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास है 6.6 क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों एज इट इज है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है हमारे पास। हमें गिवन है a b c and d are in geometric progression, then show that a square minus b square, b square minus c square and c square minus d square are also in geometric progression। अच्छा अब क्या करेंगे, हमें एक डाटा गिवन है, हमें कहा जा रहा है कि a b c d ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो मैं इस डाटा की मदद से कुछ वैल्यूज निकाल लेता हूँ। जैसे मुझे पता है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स की कॉमन रेशियो सेम होती है, तो मैं हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स की कॉमन रेशियो निकाल लेता हूँ। जैसे मैं इन दोनों की कॉमन रेशियो निकालूं, यानी b डिवाइडेड बाय a, किसी भी टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करते हैं तो वो कॉमन रेशियो होती है, तो b को a से डिवाइड कर दें, ये कॉमन रेशियो आ गई। इसमें b और c, यानी c डिवाइडेड बाय b, किसी भी टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर दें, c डिवाइडेड b, ये भी कॉमन रेशियो आ गई। इस तरह d डिवाइडेड बाय c, ये भी आपके पास कॉमन रेशियो आ गई, ठीक है। अब यहाँ से मैं b की वैल्यू निकालना चाहूँ तो b की वैल्यू आ जाएगी ar, a साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी बी आर, और d की वैल्यू आ जाएगी सी आर, ठीक है। अब इस डेटा की मदद से हमें प्रूव करना है कि जो तीन टर्म्स हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये तीनों टर्म्स भी किसमें है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो बड़ा आसान है, हमें पता है कि ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें कॉमन रेशियो सेम हो वो क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कॉमन रेशियो सेम होने चाहिए, कॉमन डिफरेंस की बात नहीं कर रहा। तो अगर मैं इन तीनों टर्म्स का, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का, यानी इसकी कॉम्बिनेशन निकालूं, इसकी कॉम्बिनेशन निकालूं,
दोनों की कॉमन रेशियो अगर सेम आ जाती है इसका मतलब तीनों टर्म्स किस में होंगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगी। तो क्या करते हैं, पहले इन दोनों की कॉमन रेशियो निकाल लेते हैं, यानी दिस टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें बी और सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो इसमें पुट कर देते हैं। बी की जगह आ जाएगा ए आर स्क्वायर माइनस सी की जगह आ जाएगा बी आर स्क्वायर। डिनोमिनेटर में बी की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखिए ऊपर भी वैल्यू ए और बी की फॉर्म में आ गई है ना, तो ये भी ए और बी की फॉर्म में इसे ऐसे रहने दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फायदा क्या होगा, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ ए आर स्क्वायर माइनस सॉरी ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आर स्क्वायर, कि होल स्क्वायर है ना, दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है तो आप दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर सकते हैं। सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज, कि दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन ले क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज। तो ये जो वैल्यू सेम नहीं कट गई तो हमारे पास इन दो टर्म्स की कॉमन रेशियो क्या आ गई, आर स्क्वायर। इस तरह हम इन दो टर्म्स की कॉमन रेशियो निकाल देंगे, दिस टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, तो ये आएगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसकी जो वैल्यू फाइंड की हुई है वो पुट कर देते हैं। सी की जगह पुट कर सकते हैं बी आर, सी की जगह आ जाएगा बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यानी डी की जगह सी और आर पुट कर सकते हैं, तो डी स्क्वायर यानी सी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एज इट इज। न्यूमरेटर में दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, तो ये कट गया। इसकी कॉमन रेशियो भी क्या आ गई, देखिए इन दो टर्म्स की कॉमन रेशियो भी आर स्क्वायर आई है, इन दो टर्म्स की कॉमन रेशियो भी आर स्क्वायर आई है, यानी कॉमन रेशियो सेम है, मतलब ये तीनों टर्म्स किसमें है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एज कॉमन रेशियो इज सेम, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आर इन geometric progression. GP stands for geometric progression. अच्छा जी, सीक्वेंस हमें गिवन है, कहा जा रहा है शो दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फॉर्म अनदर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, यानी अगर इन सीक्वेंस में जो वैल्यूज आ रही हैं इन टर्म्स का अगर मैं रेसिप्रोकल लूं, ये तो कह रहा है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आपके पास है, हमने प्रूव करना है कि अगर हम इन टर्म्स का रेसिप्रोकल लें तो वो जो नया सीक्वेंस आएगा वो भी क्या होगा, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो चेक कर लेते हैं। अगेन कॉन्सेप्ट वही है कि अगर आपकी कॉमन रेशियो सेम आ रही है तो कॉमन रेशियो सेम का मतलब है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो इसकी इन सब टर्म्स का रेसिप्रोकल लेके हम ज्योमेट्रिक एक सीक्वेंस निकाल लेते हैं। नाउ यानी इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a1, सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल 1/a1 r स्क्वायर 1/a1 r4 एंड अप टू सो ऑन। अब हमने प्रूव करना है कि ये तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, हमने प्रूव करना है कि इसका जो रेसिप्रोकल है, ये जो सीक्वेंस है ये भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में होना चाहिए। तो बड़ा आसान है, पहले में हम इन दो टर्म्स का कॉमन रेशियो निकालते हैं, फिर इन दो टर्म्स की कॉमन रेशियो निकालते हैं। कॉमन रेशियो अगर सेम है इसका मतलब ये क्या है, ये भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में होगा। तो कैसे निकालते हैं कॉमन रेशियो, देखिएगा किसी भी टर्म को, यानी मैं सेकंड टर्म को फर्स्ट, किसी भी टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करना है, यानी 1/a1 r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/a1। ठीक है, इसको आसानी से डिस्कस करने के लिए मैं डिवीजन का साइन यूज कर रहा हूँ, मैं न्यूमरेटर और कोशेंट की फॉर्म में नहीं लिख रहा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। 1/a1 r स्क्वायर, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो सेकंड वैल्यू इन्वर्ट हो जाएगी a1 से कैंसिल, तो कॉमन रेशियो आ गई 1/r स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह इन दो टर्म्स की कॉमन रेशियो निकालनी है, किसी भी टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करना है, तो 1/a1 r4 डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म 1/a1 r स्क्वायर 1/a1 r4 एज इट इज। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो सेकंड वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा a1 r स्क्वायर, तो a1 से कैंसिल, r स्क्वायर r4 से कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 1/r स्क्वायर।
अब देखिए कॉमन रेशियो हमारे पास क्या आ रही है, सेम। इसका मतलब अगर इस टर्म्स का, इस सीक्वेंस के टर्म्स का रेसिप्रोकल नहीं, तो वो जो नई सीक्वेंस हमारे पास आएगी वो भी आपके पास क्या होगी, भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी। ठीक है, तो इसके लास्ट में हम लिखेंगे वो जो स्टेटमेंट आपके पास है क्वेश्चन की, दैट द रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फॉर्म अनदर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, ये लिखना लाजमी है आपने। तो जी क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, फाइंड द nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। क्वेश्चन अपने सामने रखिएगा, इफ a5 over a3 is equal to 4 over 9 and a2 is equal to 4 over 9, यानी हमें डाटा में दो वैल्यूज गिवन है, उन दोनों वैल्यूज को यूज करते हुए हम a और कॉमन रेशियो r की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं कंसीडर कर लेता हूँ, जैसे हमें गिवन है a2 is equals to 4 over 9। ठीक है, अब इससे पहले एक चीज आप समझ लें, जैसे कॉमन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने पढ़ा था कि किसी भी प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे तो नेक्स्ट टर्म आती जाएगी, और अगर कॉमन डिफरेंस माइनस करते जाएंगे तो वो प्रीवियस टर्म आती जाएगी। जैसे a में d ऐड करूंगा तो मेरे पास a2 आ जाएगा, a2 में d ऐड करूंगा तो a3 आ जाएगा। जो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करो कि आपको a अगर गिवन है, इसमें आप d ऐड करेंगे तो ये a1 आ जाएगा, अगर आप a1 में d ऐड करेंगे तो ये a2 आ जाएगा, अगर आप a2 में d ऐड करेंगे तो ये a3 हो जाएगा। यानी अब टर्म्स में d ऐड करते जाएंगे तो नेक्स्ट टर्म आती जाएगी, d माइनस करते जाएंगे तो प्रीवियस टर्म आती जाएगी। वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से नेक्स्ट या प्रीवियस वैल्यू आती थी। ये आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो होती है, यानी किसी भी टर्म को आप कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो नेक्स्ट टर्म आती जाएगी, कॉमन रेशियो से डिवाइड करते जाएंगे तो प्रीवियस टर्म आती जाएगी। यानी इसको अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल आपके पास कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो को मैं डिस्कस करूँ, उसमें a1 आपके पास फर्स्ट टर्म है, अगर आप a1 को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये a2 हो जाएगा, अगर आप a2 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये a3 हो जाएगा। a4 कैसे आएगा, प्रीवियस टर्म यानी a3 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दें, a5 कैसे आएगा, यानी प्रीवियस टर्म को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दें, a5 यानी किसी भी टर्म को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट टर्म आती जाएगी, 8 से डिवाइड करते जाएंगे तो प्रीवियस टर्म, जैसे मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगा तो a4 आ जाएगा, इसको 8 से डिवाइड करूंगा a3 आ जाएगा, इसको 8 से डिवाइड करूंगा तो r खत्म हो जाएगा ना, a2 आ जाएगा, a2 को 8 से डिवाइड करूंगा r खत्म हो जाएगा, a बचेगा। ठीक है, यानी कॉमन रेशियो में r से मल्टीप्लाई करते जाएं प्रीवियस टर्म को तो नेक्स्ट टर्म आती जाएगी, और अगर कॉमन रेशियो में r से डिवाइड करते जाएं तो आपके पास प्रीवियस टर्म्स आती जाएंगी। ठीक है, इस चीज का आप ख्याल रखिएगा। तो देखिए जरा a2 मेरे पास है, इसमें थोड़ा सा माइंड में रख लेते हैं, एक बॉक्स में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, an is equal to a r n minus 1, यही था ना। अब देखिए मुझे a2 गिवन है, तो a2 का मतलब मेरे पास n क्या है, n2 गिवन है, अगर मैं n की जगह 2 पुट करूं तो ये आ जाएगा a r 2 minus 1, यानी a r 2 minus 1 a r, यानी मैं a2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, a r is equals to 4 over 9, इसको आप कहते हैं रिलेशन 1। ठीक है, इस तरह मुझे एक और वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, a5 over a3 is equal to 4 over 9। ठीक है, इस तरह एक बॉक्स में ही इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये एक तरह का आपका रफ वर्क है, लेकिन इस तरह का रफ वर्क है कि आप इस होमवर्क में क्वेश्चन में आप कर सकते हैं इसी बॉक्स की तरह, ताकि चेक करने वाले के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, तो a5 है, अगेन मैं पहले nth टर्म का फॉर्मूला लिख देता हूँ, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a r n minus 1। ठीक है, अब मुझे a5 चाहिए, तो a5 के लिए n मेरे पास क्या है 5, तो n की जगह 5 पुट कर दें, a5 is equal to a r, n की जगह क्या पुट करें 5, 5 minus 1 4, यानी a5 की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, a r 4, यानी a5 की जगह पुट कर देता हूँ मैं, और से देखिएगा a5 की जगह पुट कर सकता हूँ a r s पावर 4, ये 4 over 9 का एज इट था। अब हम देखते हैं a3 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं nth टर्म के फॉर्मूले को देखूं, a3 के लिए n मेरे पास क्या है 3, नहीं अगर मैं इसमें n की जगह 3 पुट करूं तो ये क्या हो जाएगा, a3 is equal to a rs पावर 3 minus 1 यानी 2, यानी a3 की जगह क्या पुट कर सकता हूं, a into r square, तो a3 की जगह पुट कर रहा हूं a into r square। ठीक है,
यानी A5 की और A3 की वैल्यू हमने NH टर्म के फॉर्मूले से निकाल के A5 और A3 की जगह पुट कर दी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए एक तो A कैंसिल, ठीक है, और ये आपके पास है आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर है। ठीक है, आर स्क्वायर पावर 4 से कटेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/9। हमें आर की वैल्यू चाहिए, आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो आर की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2/3। देखिए आर की दो वैल्यूज आएंगी, एक है 2/3 और एक आपके पास आया है -2/3। ठीक है, अब आर की दोनों वैल्यूज को एक एक करके हम रिलेशन वन में पुट करेंगे तो ए की भी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, पुट वैल्यूज इन वन। देखिए अगर मैं वन में लेफ्ट साइड पे, इस साइड पे आर की वैल्यू 2/3 पुट करूंगा और इस साइड पे आर की वैल्यू -2/3 पुट करूंगा, तो ये आ जाएगा ए, आर की जगह पुट कर रहे हैं हम 2/3 इक्वल्स टू 4/9। ए फाइंड करना है, 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो कटिंग के बाद 2 to the 4 3 0 9, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/3। सेम इस साइड पे इक्वेशन वन में मैं आर की जगह क्या पुट करूंगा, -2/3, ए एज इट इज। आर की जगह आ जाएगा -2/3 इक्वल्स टू 4/9 एज इट इज। ठीक है, अगेन इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, 3 इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, -2 इस साइड पे आके डिवाइड होगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी -2/3। ठीक है, अब इस ए और आर को यूज करते हुए हमने क्वेश्चन पे वापस आइएगा, ए आर हमने फाइंड कर लिया ना। अब लोग क्वेश्चन पे वापस आइए, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड द nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इफ, यानी हमें दो कंडीशन गिवन थी, एक जे और एक जे। इन दोनों कंडीशंस को यूज करते हुए हमने nth टर्म फाइंड करनी थी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। तो nth टर्म फाइंड करने के लिए देखिएगा बाकी क्या करते हैं, वर्ड्स देखिए, बड़ा आसान काम है। अब मेरे पास ए और आर की दो दो वैल्यूज है, आर 2/3 है तो ए भी क्या है 2/3, आर -2/3 है तो ए भी क्या है -2/3। तो पहले लिख लेते हैं व्हेन a is 2/3 and r is 2/3, तो तब nth टर्म हम निकालेंगे। nth टर्म का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है a r n - 1, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की nth टर्म की बात हो रही है। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें, nth टर्म हमने फाइंड करनी है तो n एज इट इज रहेगा। a आपके पास क्या है 2/3, r आपके पास क्या है 2/3, nth टर्म फाइंड कर रहे हैं तो n एज इट इज रहेगा। अब देखें 2/3 बेसिस सेम है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर n-1 है। जब भी बेसिस सेम के साथ वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स ऐड कर सकते हैं। ये 2/3 होल पावर 1, इसकी पावर ऐड हो जाएगी ना, प्लस n-1, तो ये कट गया। तो इस केस में हमारे पास nth टर्म क्या आ गई 2/3 होल पावर n। इसी तरह जब आपके पास n की वैल्यू, सॉरी a की वैल्यू -2/3 और r की वैल्यू -2/3 हो, तो तब nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म क्या है हमारे पास वो भी देख लेते हैं। ये हमारे पास सेकंड केस है जिसमें a और r की वैल्यूज डिफरेंट है। तो a n तो हमने फाइंड करना है, ऐसे ही रहेगा। a हमारे पास है -2/3, r हमारे पास है -2/3 और n -1 है। ठीक है, अगेन बेसिस सेम है, -2/3 इसकी पावर 1 है, इसकी पावर n-1 है। बेसिस सेम के साथ वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो -2/3 इसकी पावर 1 प्लस n-1, पावर्स को मैंने ऐड कर दिया सिंगल बेस के साथ, तो ये आ जाएगा -2/3 होल पावर n। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर आप पूरी वैल्यू में से माइनस कॉमन लें, माइनस कॉमन लेंगे तो साथ इसकी पावर n भी कॉमन आ जाएगी ना, माइनस से कॉमन ले लिए तो ये प्लस हो जाएगा 2/3 होल पावर n, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने nth टर्म फाइंड की ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जब हमें ये दो वैल्यूज की होती। ठीक है।
ओके जी, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, जिसमें कहा जा रहा है इफ 1 over a, 1 over b and 1 over c are in geometric progression, then show that the common ratio is plus minus square root a over c. यानी हमें इस डाटा को यूज करते हुए प्रूव करना है कि कॉमन रेशो का आंसर a over c आना चाहिए, स्क्वायर रूट a over c प्लस माइनस आना चाहिए। अब कॉमन रेशो को डेफिनेटली किससे डिनोट करते हैं, r, यानी हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है, r हमने फाइंड आउट करना है, तो r का आंसर ये आना चाहिए। अब देखिए डाटा हमारे पास क्या है कि 1 over a, 1 over b and 1 over c आर इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो इसका मतलब मैं इन दोनों की कॉमन रेशो निकालूं और इन दोनों की कॉमन रेशो निकालूं, क्योंकि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो कॉमन रेशो सेम होनी चाहिए ना, इसलिए मैं दोनों की कॉमन रेशो निकाल के कॉमन रेशो को इक्वेट करके या कॉमन रेशो को यूज करके ये रिलेशन निकाल सकता हूँ। ठीक है, ओके देखिएगा जरा, पहले मैं इन दो टर्म्स की कॉमन रेशो निकालता हूँ। तो कैसे, किसी भी टर्म को यानी सेकंड टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर दें, हो जाएगा r इज इक्वल टू 1 over b, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूंगा तो हो जाएगा a, यहां से r आ गया a over b, इसको आप कहते हैं 1। ठीक है, इस तरह इन दो टर्म्स की कॉमन रेशो निकाल दें, 1 over c डिवाइडेड बाय 1 over b, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो सेकंड वैल्यू का रेसिप्रोकल, यानी r आ गया b over c, इसको आप कहते हैं 2। ठीक है, अब मैंने 1 और 2 इक्वेशन को यूज करते हुए r की वैल्यू निकाल ली है। देखिए अब मैं दोनों इक्वेशन, अगर तो ये था ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता तो मैं कॉमन डिफरेंस यानी d निकालना होता, तो ऐसे d की दो इक्वेशन बना के मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता, क्योंकि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस ऐड करने से नेक्स्ट टर्म आती है, इसलिए मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हर नेक्स्ट टर्म r से मल्टीप्लाई करने से आती है, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करने से आती है। तो इसलिए कॉमन रेशियो निकालने के लिए मैं इन दोनों टर्म्स को भी मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई विद इक्वेशन 2, तो लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी, यानी r से मल्टीप्लाई होगा तो r स्क्वायर, और राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी b over c। ठीक है, r स्क्वायर इज इक्वल टू a over c, r की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो r हमारे पास आ गई, कॉमन रेशियो आ गई प्लस माइनस स्क्वायर रूट a over c। ये हमने प्रूव करना था कि अगर ये डाटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो कॉमन रेशियो का आंसर ये आना चाहिए, जो कि हमने प्रूव कर दिया। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है इफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात हो रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात नहीं हो रही, आर इंक्रीज्ड बाय 1 4 15, अच्छा ठीक है, रिस्पेक्टिवली the resulting numbers are in geometric progression, find the original numbers if their sum is 6। एक डाटा सवाल दोबारा से पढ़ रहा हूँ, if 3 consecutive numbers in arithmetic progression, 3 consecutive में 3 हमें नंबर चाहिए। तुमने डिस्कस किया था जब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ रहे थे कि जब भी आपने ऑड नंबर्स लेने होंगे, ऑड नंबर सेलेक्ट करने और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो आप हमेशा a से स्टार्ट करेंगे, और अगर फॉर एग्जांपल 3 नंबर लेने हैं a से स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल 3 नंबर लेने हैं आपने, तो एक नंबर a के बाद वाला और एक नंबर a से पहले वाला। अगर 5 ऑड नंबर लेने हैं तो a के बाद 2 नंबर और a से पहले 2 नंबर। ठीक है, इसका फायदा क्या होता था कि जब भी हम सम की कंडीशन अप्लाई करते थे तो -2d + 2d से और -d + d से कट जाता था, a की वैल्यू आसानी से निकल आती थी। तो ये यहाँ भी आपको कह रहे हैं कि 3 कंसेक्यूटिव अरिथमेटिक नंबर्स हैं। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट 3 consecutive numbers in arithmetic progression are, एक ले लेते हैं a, एक a के बाद वाला और एक a से पहले वाला। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है कि इन तीनों नंबर्स का अगर मैं सम करूं, a - d प्लस a प्लस a प्लस d, सबका सम करूं तो सम हमें क्या गिवन है, 6। जब मैंने ऐड किया -d + d से कट गया, a प्लस a प्लस a 3a = 6, यानी a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2। ठीक है, इसके अलावा हमें एक और कंडीशन गिवन है, सवाल पे दोबारा आ रहा हूं,
If three consecutive numbers in AP are increased by 1, 4, 15, यानी इन तीनों नंबर्स को 1, 4, 15 रिस्पेक्टिवली इंक्रीज करना है। ठीक है, मैं पहला नंबर क्या है a माइनस डी, इसको इंक्रीज करना है 1 टाइम, इसमें 1 ऐड करेंगे हम। फिर सेकंड नंबर जो है उसमें आपने 4 ऐड करना है, और थर्ड जो भी नंबर है जो कि a प्लस डी है, इसमें क्या ऐड करना है 15। यानी तीनों नंबर्स में अगर ये तीनों नंबर 1, 4 और 5, 15 इंक्रीज इनमें करें तो ये किस में आ जाएंगे, आर इन द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यानी अब ये किस में आ गई है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ गई, आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ गया। फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स। ओरिजिनल नंबर्स के लिए मुझे ए की वैल्यू भी चाहिए, डी की वैल्यू भी चाहिए। ए की वैल्यू तो आ गई है, अब डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखें। मुझे गिवन है कि ये जो सीक्वेंस है आप, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमें पता है कि कॉमन रेशियो सेम होती है, तो क्या करते हैं, इन दोनों की कॉमन रेशियो और इन दोनों की कॉमन रेशियो निकाल के दोनों की कॉमन रेशियो को इक्वेट कर देते हैं, वहां से डी निकाल लेंगे। ठीक है, यानी a प्लस 4 डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म a माइनस डी प्लस 1 इज इक्वल टू, यानी ये कॉमन रेशियो इन दोनों की कॉमन रेशियो की इक्वल होगी, तो a प्लस b प्लस 15 डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म a प्लस 4। दोनों कॉमन रेशियो को हमने इक्वेट कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो हमेशा इक्वल होती है। तो इसमें जो a की वैल्यू ने फाइंड की है वो a की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। a की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 2, तो 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस d प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस d प्लस 15, 2 प्लस 4, ओके, ये आ जाएगा 6, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस d इज इक्वल टू 2 प्लस 15 17 माइनस d एंड 6। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 इंटू 6 36, 17 प्लस d इंटू 3 माइनस d इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 36 एज इट इज। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की बजाय मैं स्टेप बाय स्टेप, पहले 17 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, 17 इंटू 3 51, 17 इंटू माइनस डी माइनस 17d। अब d को 3 से और इससे मल्टीप्लाई, d इंटू 3 3d प्लस d इंटू माइनस d स्क्वायर। ठीक है, हम वैल्यूज को इस तरह रीअरेंज करते हैं कि d स्क्वायर वाली वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, तो मैं सारी वैल्यूज को लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ, माइनस डी स्क्वायर इस साइड पे आके प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 17d प्लस 3d माइनस 14d आएगा, माइनस 14 इस साइड पे आके प्लस 14d हो गया। ठीक है, प्लस 36 एज इट इज, प्लस 51 इस साइड पे आके माइनस 51 इक्वल टू 0, डी स्क्वायर प्लस 14d, 36 माइनस 51 करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, मिड टर्म ब्रेकिंग अगर हो रही है तो कर लेते हैं, डी स्क्वायर माइनस 15d प्लस d माइनस 15 इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो प्लस और ये माइनस, इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो प्लस 14d आएगा, दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 15d स्क्वायर आएगा, यानी मिड टर्म ब्रेकिंग हो सकती है। तो मिड टर्म ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टर्म में से और लास्ट टर्म में से कॉमन लेते हैं, फर्स्ट टर्म से कॉमन आया d और लास्ट टर्म से कॉमन आएगा -1। हमेशा इस तरह कॉमन लेते हैं कि ब्रैकेट वाली टर्म सेम होनी चाहिए, तो d प्लस 15 सेम है, d प्लस 15 कॉमन, ब्रैकेट में क्या आएगा d माइनस 1। देखिए फैक्टराइज फॉर्म इक्वल टू 0 है, तो दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 पुट कर सकते हैं, यहाँ से d की वैल्यू 1 आ गई और यहाँ से d की वैल्यू -15। ठीक है, अब आपके पास दो कॉम्बिनेशन बन गए। पहला कॉम्बिनेशन क्या है, when a is 2 and d is -15। ठीक है, पहले इस कॉम्बिनेशन के साथ हम ये जो नंबर्स हमने लेट किए हुए थे, इन नंबर्स में a और d की वैल्यू पुट करते हैं, वो हमारे पास ओरिजिनल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो हमने a माइनस डी फाइंड करना था, a में वैल्यू पुट करनी है और a प्लस d में वैल्यू पुट करनी है। तो और से देखिए, a हमारे पास है 2 माइनस d हमारे पास है -15, माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा, 15 प्लस 2 ये 17 हो गया। a हमारे पास है 2, एक नंबर ये हो गया,
2 प्लस डी हमारे पास है -15, तो 2 माइनस 15 हमारे पास आ जाएगा -13। अब देखिए मुझे देखिए बताएं क्या है, तीनों नंबर कंसेक्टिव नंबर्स लग रहे हैं, 17 2 माइनस, ये कंसेक्टिव नंबर्स नहीं है ना, तो ये क्यों आ जाएंगे नेग्लेक्ट, क्योंकि ये कंसेक्टिव नंबर नहीं है इसलिए हमें इनकी जरूरत नहीं है। क्योंकि दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, ए आपके पास 2 है और डी की वैल्यू 1 भी तो आई है। अब इन दोनों वैल्यूज को हम पुट करेंगे इन तीन नंबर्स में हमने लेट किए हुए हैं, तो हमने फाइंड करना है ए माइनस डी, ए प्लस डी। ए हमारे पास है 2 माइनस डी है 1, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 1, एक नंबर आ गया 1। ए आपके पास है 2, ये एज इट इज देगा, और ए प्लस डी यानी 2 प्लस डी है 1, ये आ जाएगा 3। देखिए 1 2 3 ये तीन कंसेक्टिव नंबर्स हैं, तो ये हमारा आंसर है। तो आप लिख सकते हैं 3 consecutive numbers in arithmetic progression are 1 2 and 3, that's it। अब ये 6.6 जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 6.7 को डिस्कस करेंगे। अगर इन वीडियो से रिलेटेड सवालों के रिलेटेड कोई आपके सवालात हैं, कुछ चीज़ें जो आपको समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।